अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल हम ताबड़तोड़ हमले नहीं देख रहे। खान साहब की जानिब से अडयाला जेल में उतने लफ्जी वार नहीं किए जा रहे जितना कि हमने माजी में इतने देखे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, कल खान साहब से जो मिलकर निकले मुलाकाती, उन्होंने भी बाहर निकल के कोई प्रेस टॉक नहीं की, वरना एक लंबी प्रेस टॉक होती है। 2 दिन से खान साहब की बहनें भी उन्हें मिलने नहीं आ रही, बुशरा बीबी भी नहीं आई। और एक खान साहब का अपना एक स्टाइल है। देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि जो मेरी 10 दिन बिजली बंद रही है, मुझे जानवरों से बदतर सलूक रही है। अगर हम पुराना इमरान खान अपने ज़हन में रखें, तो जो ही उसको मौका मिला 10 दिन बाद, पहले दिन जर्नलिस्ट उसको मिले, उसको कहना चाहिए था कि आसिम मुनीर ने मेरी बिजली की बंद की है, नया डीजी आईएसआई आसिम मलिक आया है, उसने आते ही मेरे सेल की बिजली बंद की है, मेरी एक्सरसाइज मशीन छीन ली है और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया है, और ये सब आसिम मुनीर कर रहा है, और नया डर्टी हैरी कर रहा है, और नया डीजी आईएसआई आसिम मलिक कर रहा है। ये इमरान खान का स्टाइल है। हम नहीं, वो उनके साथ अगर आप कुछ करेंगे तो वो उसका जवाब नाम लेकर देते हैं। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि 18 दिन मुलाकातों पर पाबंदी रही, जिसमें वो कहते हैं 10 दिन बिजली भी बंद रही, एक्सरसाइज मशीन भी बंद रही, जिसमें वो कहते हैं कि जी बड़ी बुरी हालत भी रही, जानवरों जैसा सलूक भी रहा। और उसके बाद खान साहब जब मीडिया को मिले हैं तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कुछ कहा ही नहीं कि मुझे आसिम मुनीर ने किया है, मेरे साथ आसिम मलिक ज्यादती कर रहा है, डर्टी हैरी कर रहा है। वो जो कैमरे की तरह देख के कहते थे कर्नल मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वो भी नहीं उन्होंने कहा कर्नल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बल्कि बड़ी जो ट्वीट है उसमें 29 अक्टूबर को कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, उसमें भी किसी का नाम नहीं है। वरना पहले तो ट्वीट भी आसिम मुनीर के नाम से शुरू होते थे और आसिम मुनीर के नाम पे खत्म होते थे। तो ये आजकल वो आसिम मुनीर का नाम नहीं ले रहे, आसिम मलिक का, नए डीजी आईएसआई को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, डर्टी हैरी यानी कि काफी मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं ले रहे हैं, वो जो जेल कर्नल के कब्जे में है कर्नल का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो लोग इससे बड़े हैरान हैं कि खान साहब की बोलती बंद क्यों हो गई है। हाँ, सब तो मशहूर ही इस बात पर हैं कि वो अगले के कपड़े उतार देते हैं। तो आजकल उनके उनसे सबके कपड़े महफूज क्यों हैं? देखिए ना जी, पहले दिन समात में भी जर्नलिस्ट अंदर थे, चाहे समात 10 मिनट की हुई, दूसरे दिन तो समात 25 मिनट की हुई है। और खान साहब चाहते तो उन 25 मिनट में जर्नलिस्टों को पूरी गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की है। और जो खान साहब से मिलके निकलते हैं, उन्होंने भी कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं की है। मेरे ख़्याल में ये खामोशी क्या है? या 10 दिन बिजली बंद करके उनके मुँह से सारे नाम निकलने बंद हो गए हैं? जेल शुरू ही अब हुई है, जब मुलाकातों पर पाबंदी हुई है, बिजली बंद हुई है। पहले तो हनीमून चल रहा था चिया सीड के साथ, एक्सरसाइज मशीन के साथ। तो खान साहब का ख़्याल था रख छोड़े, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब जेल में सख्तियाँ शुरू हुई हैं, तो बोलती बंद हो गई। लोग सर यही क्या कहेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन एक अमूमी राय जो है वो मार्केट में ये है कि ज़रा कि नए डीजी आईएसआई ने आते ही पॉलिसी बदली है और कहा है कि ये जो जेल में शहजादों की तरह रखा हुआ है इमरान खान को, उसके नतीजे में वो बदतमीज़ी करता है, गालम-गलूच करता है, हमें गालियाँ भी निकालता है और हमसे मुराद भी लेता है और हमसे आसानियाँ भी लेता है, फैसिलिटीज़ भी लेता है। तो बंद कर दें मुलाकातें भी और फैसिलिटीज़ भी, देखा जाएगा जो होगा। तो जब बंद की गई हैं, 10 दिन बंद रखी हैं, बकौल उनके बिजली भी बंद रखी है, मैं नहीं मानता, लेकिन हम कहते हैं जी ठीक कह रही है पीटीआई, कि चलें जी बिजली भी बंद रखी है, मुलाकातें भी बंद रखी हैं, एक्सरसाइज मशीन भी ले ली है, कमरे से भी नहीं निकलने दिया, सब कुछ किया, ज़ुल्म किया, बहुत ज़ुल्म किया। हम क्या समझते हैं गैर इंसानी सलूक है, किसी इंसान की तरह से, पर उसके नतीजे में खान साहब की बोलती क्यों बंद हो गई है? उसके नतीजे में खान साहब के मुँह से कोई लफ्ज़ क्यों नहीं निकल रहा? हम परेशान इस पे हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट का खान साहब पर सख्ती करने का हरबा कामयाब हो गया है? क्या इतनी ही बहादुरी थी कि आपकी बिजली बंद हो जाए या आपकी मुलाकातें बंद हो जाएँ या एक्सरसाइज़ मशीन बंद हो जाए, तो आपकी बोलती भी बंद हो जाएगी? तो फिर तो 10 साल तो मुल्क से अभी वक़्त डला हुआ था, खान साहब की बोलती बंद ही नहीं हो पा रही थी, हारे की पतलून उतारे थे। अब वो 10 दिन में ही सब कुछ बंद हो गया है। तो मेरे ख़्याल में ये अगले 7-8 दिन में पता लग जाएगा कि ये बोलती क्यों बंद है। लोग कह रहे हैं डील हो गई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि डील के नतीजे में बोलती बंद है।
क्या खान साहब को ये कहा गया है कि आप चुप कर जाएँ फिर आपको रिहा किया जाएगा और वो इसलिए चुप कर गए हैं कि उनको ये कहा गया है कि अगर आप चुप करेंगे तो आपको रिहा किया जाएगा, अगर आप बोलते रहेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो खान साहब मान गए हैं कि अच्छा मैं चुप कर जाता हूँ, मुझे रिहा कर दें। तो ये भी डील है, ये भी अनलाइक खान साहब है, फिर तो यकीनन आप डील लेके एनआरओ लेकर शर्तें मानकर रिहाई ले रहे हैं ना। और अगर आप रिहा भी नहीं हो रहे और अगर आपकी रिहाई भी नहीं हो रही और आपकी बोलती बंद है, फिर तो एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फतह है, बड़ा खिलाफतः कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि आपकी रिहाई भी नहीं हो रही है और आपकी बोलती भी उन्होंने बंद कर दी है। मतलब अगर तो इसके नतीजे में रिहाई हो रही है, तो डील के नतीजे में रिहाई हो रही है। मेरिट पे रिहाई नहीं हो रही है। आपको कहा गया है कि आप खामोश रहेंगे, आपकी आवाज़ ना निकले, चूँ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपने कहा है मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, अब मैं आवाज़ नहीं लूँगा, अब मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूँगा, मैं आसिम मलिक का नाम नहीं लूँगा, मैं डर्टी हैरी का नाम नहीं लूँगा। मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप मुझे रिहा कर दें। एक एक सूरत-ए-हाल ये है। दूसरी सूरत-ए-हाल ये है कि उन्होंने 10 दिन बिजली बंद रखी है, आपकी बोलती बंद हो गई है, अब आपके मुँह से किसी का नाम ही नहीं निकल रहा। तो दोनों सूरतें खान साहब की पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती हैं। इसलिए लोग हैरान हैं कि बोलती बंद हुई है या बोलती बंद कराई गई है। अब बंद हुई है या कराई गई है, दोनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगले चंद दिनों में समझ आ जाएगी। सर आपको क्या लगता है कि खान साहब अब बाहर होंगे बहुत जल्द या फिर अभी भी वो जेल के अंदर ही रहेंगे खामोशी के बावजूद भी? मुझे नहीं लगता रिहाई की एवज़ बोलती बंद है। मुझे लगता है एक्सरसाइज़ मशीन और जो मुलाकातें और जो तन्हाई में रखा है, उसने कहीं न कहीं असर किया है और वो नेगोशिएट कर गए हैं कि अच्छा आप इतनी सख्ती ना करें, तो बोलती बंद हो गई है। मुझे नहीं लगता कि रिहाई के एवज़ बोलती बंद हुई है। रिहाई के एवज़ बोलती बंद होनी होती तो ये तो 6 माह पहले भी उन्हें ऑप्शन अवेलेबल था, वो रोज़ बोलते थे। क्योंकि वो ये हमें कहते थे डट के खड़ा है कप्तान, हम कहते थे जेल शुरू ही नहीं हुई, इस तरह की वीआईपी जेल किसी को भी दे दें, वो क्यों कहेगा मुझे रिहा करो। एक हीरो भी बन रहा है और चिया सीड भी मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये जब जेल को हकीकी जेल में बदला है ना, जैसे हकीकी आज़ादी की तलाश है, ऐसे ही इमरान खान के मुखालफिन को भी इमरान खान की हकीकी जेल की तलाश थी। मेरा ख़्याल है ये 26वीं आईनी तरमीम पे उनकी हकीकी जेल शुरू हुई है, तो उसने बोलती बंद कर दी है। मुझे नहीं लगता रिहाई के बस बोलती बंद है। मुझे लगता है ये 26वीं आईनी तरमीम पे जो मुलाकातें बंद हुई हैं, फिर उनको पता ही नहीं था उनकी बेगम रिहा हो गई है। उनको ये भी नहीं पता था मेरी बेगम रिहा होके केपी चली गई है, फिर उन्हें पता लगा उन्होंने बेगम को वापस ज़मान पार्क भेजा, तू केपी क्या करने चली गई है। तो मेरा मतलब है काफ़ी कुछ है जो खान साहब की मर्ज़ी के बगैर हो रहा था, जिसके नतीजे में खान साहब की बोलती बंद हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो सीएम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया उन तमाम 84 सरकारी मुलाजमीन का और 2 एमपीएस का जो कि अटक जेल से रिहा होके आए हैं। फिर हमने देखा कि उन्होंने वन स्टेप प्रमोशन भी दी सरकारी मुलाजमीन को, 1 हफ्ते की छुट्टियां भी दी हैं और 10-10 हज़ार रुपया वजीफा भी दिया है। फिर उनको फूलों के हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की, खाना भी खिलाया। तो इस पर काफी तनकीद भी की जा रही है। आप क्या कहेंगे इसको लेके? देखें, ये इस मुल्क की अदलिया के लिए शर्म का मुकाम है। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को तबादले बंद करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला पंजाब जो है ना तबादलों पर पाबंदी नहीं लगा सकती लाहौर हाई कोर्ट। दूसरी तरफ इनकी ज़मानतें हुई हैं और वज़ीर आला ने उन सबको वन स्टेप प्रमोशन दी है जिनके ऊपर दहशतगर्दी के केस हैं। इस पर तो पेशावर हाई कोर्ट एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वो तो प्रो पीटीआई हाई कोर्ट है और अदालतों की सहूलतकारी जारी है। वरना अगर सिर्फ पंजाब में तबादलों पर पाबंदी पर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला का हुक्म उड़ा दिया है, तो ये वन स्टेप प्रमोशन अदलिया नहीं खत्म कर सकती। लेकिन चूँकि ये पीटीआई ने की है और अदलिया तो पीटीआई के साथ है, पेशावर हाई कोर्ट तो वैसे भी उनका डैन समझा जाता है। तो पेशावर हाई कोर्ट से तो हमने कभी भी गंडापुर के खिलाफ कोई फैसला नहीं देखा, फैसले तो मरियम नवाज़ के या मुराद अली शाह के खिलाफ आते हैं। कभी गंडापुर के खिलाफ कभी पेशावर हाई कोर्ट से कोई फैसला आया है? मैं समझता हूँ कि जिन्होंने अदलिया ने ज़मानतें ली, वो जज भी कसूरवार हैं। और इस पर पेशावर हाई कोर्ट को गंडापुर को तौहीन अदालत का नोटिस भी देना चाहिए और ये तमाम वन स्टेप प्रमोशन भी खत्म करनी चाहिए, बल्कि इन लोगों के खिलाफ इनको नौकरी से निकालने का बंदोबस्त होना चाहिए कि आप सरकारी मुलाजिम होकर एक सियासी जलसे में कैसे शरीक थे। अब तो साबित हो गया ना कि वो सरकारी मुलाजिम भी हैं और एक सियासी जलसे में शरीक भी हैं और सरकारी फंड से 10-10 हज़ार रुपए देना, वन स्टेप प्रमोशन देना बाप का माल है। बहरहाल मेरे ख्याल में इस पर पेशावर हाई कोर्ट में रिट होनी चाहिए
और ये सब कुछ पेशावर हाई कोर्ट से अंडू करवाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है पेशावर हाई कोर्ट से। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे कि जुल्फिकार बुखारी साहब पर जो तनकीद की गई है इमरान खान साहब की बहन की जानिब से, रुबीना अशरफ की जानिब से, आपको क्या लग रहा है कि अब ये पार्टी में मजीद ब्लॉक बनेंगे? ये एक तरह से तो तजाद है ना पार्टी पॉलिसी को लेकर। देखिए, एक तो वो तहरीक इंसाफ में नहीं है, जो उनकी बहन है ना रुबीना, वो यूनाइटेड नेशंस में काम करती हैं। अगर उस खानदान में कोई लाइक बहन है, तो वो सिर्फ रुबीना है। बाकी तो सब हाउसवाइफ्स हैं या वो सिलाई मशीनें बेचने का काम करती हैं, सिलाई मशीनों से पैसे कमाए हैं। अगर किसी ने यूनाइटेड नेशंस में नौकरी की है प्रोफाइल की, तो वो रुबीना ही है, इमरान खान की बहन, जिनका जिनका उस फैमिली में खान साहब से बड़ा स्टेचर है। और उन्होंने कभी सियासत में मुदाखलत भी नहीं की, कभी कोई बयान भी नहीं दिया, वो कभी लाइमलाइट में भी नहीं आईं। लेकिन ये ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप पे उन्होंने जुल्फी बुखारी पर शदीद तनकीद की। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस चक्कर में जुल्फी बुखारी ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, चंदा इकट्ठा करने के नाम पे कि मैं लॉबियिस्ट फर्म हायर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो रुबीना साहिबा ने कहा है कि जुल्फी बुखारी एक बहुत माल बना गए हैं तहरीक इंसाफ से, खान साहब को चांसलर के इलेक्शन का झांसा देकर, और उनका ख्याल है खान साहब को चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। ये रुबीना साहिबा का ख्याल है, जो खान साहब की बड़ी बहन। जी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मेरा मतलब है कि इन्होंने खान साहब को मरवा दिया है, नाअहल करा दिया है, बजाय इसके कि इज्जत में इजाफा होता, बेइज्जती हो गई है। और ये बेइज्जती जो है जुल्फी बुखारी ने कराई है। मेरे ख्याल में जो रुबीना साहिबा ने कहा है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर पीटीआई यूके ने एहतजाज करना है, तो जाके ऑक्सफोर्ड के बाहर करे, जिसने इमरान खान को नाअहल करार दिया है। काजी फ़ायज़ ईसा ने तो इमरान खान को नाअहल नहीं करार दिया, वो तो ऑक्सफोर्ड ने करार दिया है, जाके ऑक्सफोर्ड के बाहर एहतजाज करें। लेकिन मेरे ख़्याल में इमरान खान की बहन की जानिब से ये कंसर्न शो करना जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से, उस ख़ानदान में रुबीना की काफ़ी इज़्ज़त है और उनका काफ़ी स्टेचर है, और वो कोई अलीमा खान नहीं है, वो रुबीना है, और उन्होंने सारी उम्र यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। वो सारे खेल को समझती हैं, और उन्होंने ठीक एक्सपोज़ किया है कि ये चंदा इकट्ठा करके जो पैसे बनाए गए हैं, उसमें इमरान खान को का नाम की बदनामी हुई है और इमरान खान की काफ़ी तज़ीक हुई है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे जजेस की तादाद को लेकर। सेनेट की कायमा कमेटी में बिल पास हुआ, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब ये सेनेट में आएगा, तरीक़ाकार यही है कि पहले गवर्नमेंट पेश करती है, और गवर्नमेंट जब पेश करती है, तो उसके बाद वो कायमा कमेटी को जाता है। कायमा कमेटी से मंज़ूर हो जाए, आज ही गया और आज ही कायमा कमेटी से पेश हो गया है। इसका मतलब है कल या मंडे को ये बिल जो है प सेनेट में आ जाएगा, और फिर कौमी असेंबली में अगले 2-3 दिन में ये पास हो जाएगा। हुकूमत 17 से जजेस की तादाद 25 करना चाहती है। इसके नतीजे में 8 नए जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाएँगे। वैसे भी जजेस की तादाद में इज़ाफ़ा करना ज़रूरी था, क्योंकि अब आपने आइनी बेंचेस बनाने हैं। अगर आप 6, 7, 8 जजेस आइनी बेंचेस में ले जाते हैं, तो फिर इधर तो काम करने के लिए 10 जज ही रह जाएँगे। फिर आप कहेंगे कि ये आम आदमी के मुकदमात नहीं सुने जा रहे। तो मेरे ख़्याल में 8 लोगों का आइनी बेंच होगा, जिसके लिए, और बाकी 17 लोग आम लोगों के मुकदमात सुनेंगे, फिर एड हॉक जजेस भी होंगे। तो मुझे लगता है कि जजेस की तादाद का जो बिल है, कौमी असेंबली से अगले 2 से 3 दिन में सेनेट और कौमी असेंबली से पास हो जाएगा, और नए जजेस की तैनाती जो है वो जुडिशियल पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में होनी शुरू भी हो जाएगी। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे पीआईओ को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि पीआई की निष्कारी में इतने ज़्यादा बिडर्स क्यों नहीं आए? और उसके बाद अब हमने ये भी देखा है कि जो केपी हुकूमत है उनकी जानिब से इसकी निष्कारी को लेकर इंटरेस्ट शो किया गया है। तो व्हाट्स योर से ऑन इट? वो केपी तो वैसे ही बेचारा कर्ज़ों में डूबा हुआ सूबा है, और उनके पास मेरा मतलब खा वो खुद कहते हैं हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, तो उन्होंने पीआईए चलानी है। तो एक मज़ाक है ना, एक सूबा वैसे ही मकरूज़ है, और वो वफ़ाक के ऊपर डिपेंडेंट है, वफ़ाक से पैसे ना आएँ तो उनके पास तनख़्वाह देने के पैसे नहीं होते, उन्होंने पीआईए चला लेनी है। मतलब ड्रामेबाज़ी है ना, आप समझिए ना, यहाँ तो सूबा बड़ा सरप्लस हो, सूबे के बड़े असासे हों, सूबे के बैंक में अरबों रुपए पड़े हों, वो एक मालदार और रिच सूबा हो, तो हम कहें जी कि ये सूबा पीआईए चला लेगा। वो जिस सूबे के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और तनख्वाहों के पैसे नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, आधा केपी इलाज कराने पंजाब और सिंध जाता है, उसने पीआईए चलानी है। मतलब मज़ाक अपनी जगह है। लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि बिल्डर्स क्यों नहीं आए? मैं समझता हूँ बिल्डर्स इसलिए नहीं आए कि गवर्नमेंट 60% शेयर्स दे रही थी, और कोई भी गवर्नमेंट के साथ शराकतदारी करने को तैयार नहीं है। कोई भी प्राइवेट आदमी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने को तैयार नहीं, जिसमें हुकूमत 40% की मालिक हो।
लिहाजा जब आप पीआईई को 100% फरोख्त करेंगे तो मेरे ख्याल में सीरियस बिडर आएंगे, 60% पर नॉन सीरियस बिडर आएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार के साथ शराकतदारी करने को तैयार नहीं। सरकार के मसाइल हैं, एक सरकार उसमें सरकार बोर्ड पे सरकारी अफसर लगा देगी, वो सरकारी अफसर प्राइवेट इन्वेस्टर को तंग करते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड मेंबर होंगे, 40% शेयर्स होंगे, हर वक्त कीड़े निकालते रहेंगे, तो कोई भी सरकार के साथ शराकतदारी करने को तैयार नहीं। लिहाजा मेरे ख्याल में ये 60% शेयर्स बेचने वाला फॉर्मूला ही गलत था। आप 90% बेचें, 100% बेचें, 60% पे कोई नहीं आएगा आपके साथ। अगर कल को 100% की निजकारी होती है तो फिर मेरे ख्याल में मुमकिन होगा, क्योंकि जो भी चाहेगा वो एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहेगा, वो सरकार के साथ शराकतदारी नहीं चाहेगा। बाकी ये जो मौजूदा बिडर थे वो सीरियस बिडर नहीं थे, क्योंकि बहरहाल 34 जहाज हैं उसके पास, पूरी दुनिया में सेटअप है, लाइसेंसेस हैं, तो 10 बिलियन तो कोई पैसे नहीं थे। वो भी सीरियस बिडर नहीं थे और कोई भी सीरियस बिडर नहीं आया। अब मेरे ख्याल में नई स्ट्रैटेजी के साथ गवर्नमेंट को आना चाहिए कि हम 100% शेयर्स बेच रहे हैं। जब वो 100% शेयर्स बेचने की तरफ आएँगे तो उन्हें सही कीमत मिल जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।